डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर सुनील परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीय वर्ष बीए पेपर 6 हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय 2 के खंड अंतर्गत खंड 7 आधुनिक हिंदी काव्य की इकाई 25 प्रयोगवाद एवं नई कविता में नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, नई कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं और नई कविता के प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि कहा जा चुका है कि नई कविता पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव था। इस दौर में पश्चिम में अस्तित्ववाद जैसे नए दर्शन की लोकप्रियता बढ़ी, आधुनिकतावाद की भी व्यापक चर्चा होने लगी थी। नई कविता के रचनाकारों पर इन दोनों विचारधाराओं का प्रभाव भी पड़ा। युद्धों की विभीषिकाओं ने यूरोप के जनजीवन को पूरी तरह से झकझोर दिया। मृत्यु और विनाश का भय जीवन की वास्तविकता बन गया, तो इसके कारण लोग भोगवाद की ओर और भी प्रवृत्त हुए। विश्व बाजार की होड़ और युद्धों की जनधन्यता के बीच व्यक्ति को यह लगने लगा कि सत्य केवल मृत्यु है, शेष सब कुछ मिथ्या है। आस्था, मूल्य, समाज, आदर्श, भविष्य सब मिथ्या है। अस्तित्ववाद के उपर्युक्त सोच का असर नई कविता के रचनाकारों पर भी पड़ा। आधुनिकतावाद का संबंध पूंजीवादी विकास से है। पूंजीवादी विकास के साथ उभरे नए जीवन मूल्यों एवं नई जीवन पद्धति को आधुनिकतावाद की संज्ञा दी जा सकती है। आधुनिकता ने जहाँ एक और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मानव मूल्य दिए, वही दूसरी ओर औद्योगिक सभ्यता और मशीनीकरण ने कई नई समस्याएं भी उत्पन्न कर दी। मशीनों के सामने व्यक्ति अपने को निरुपाय समझने लगा। शहरीकरण और भीड़भाड़ ने मनुष्य को अकेला कर दिया। उपर्युक्त परिस्थितियों और सोच ने नई कविता की विषय वस्तु को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाई। नई कविता पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव रहा है। नई कविता में दो तरह की धारा रही है। एक धारा जो अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद से प्रभावित थी, तो दूसरी धारा जो मार्क्सवाद से प्रभावित थी। कई नए कवि ऐसे भी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कोई पक्ष ग्रहण नहीं किया था। नई कविता की सबसे पहली विशेषता है जीवन के प्रति उसकी आस्था। जीवन को अपने पूर्ण रूप में स्वीकार कर उसे भोगने की लालसा नई कविता में है। जीवन की एक एक अनुभूति को, एक एक व्यथा को, एक एक सुख को सत्य मानकर जीवन को सघन रूप में स्वीकार करने का भाव इस कविता में देखने मिलता है।
जीवन जीने का अटूट आग्रह लेकर कवि चलता है। कुंवर नारायण कहते हैं, अभी तो जूझ लेने का प्रलोभन, शून्य से भी जूझ लेने का नियोजन, फिर कभी क्या मिल सकेगा जिंदगी में, जिंदगी से भी बड़ा कुछ। नई कविता की दूसरी विशेषता है कथ्य की व्यापकता और सर्जन की उन्मुक्तता। नई कविता किसी वाद विशेष से अनुप्राणित नहीं है, इसलिए अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित नहीं है। पूर्ववर्ती कविता की तरह जीवन को न तो एकांकी रूप में देखा गया है और न किसी सिद्धांत विशेष की बैसाखी पर चलने का प्रयत्न किया गया है। नई कविता में नएपन का स्वीकार है, किंतु परंपरा का अस्वीकार नहीं है। प्रगतिवाद और प्रयोगवादी कवि ने भी इस कविता धारा के साथ चलते हैं। तीसरी विशेषता है अनुभूति की सच्चाई। प्रामाणिकता नई कविता की तीसरी विशेषता है। अनुभूति क्षण की यो हो या संपूर्ण काल की, व्यक्ति की हो या समाज की, सुख की हो दुख की, अपनी संपूर्ण सच्चाई के साथ नई कविता में अभिव्यक्त है। शर्त सिर्फ उसकी यह है, आंक लेना वह पनप कर विश्व का विस्तार अपनी अस्मिता में, सिर्फ उसकी बुद्धि को हर दास्ता से मुक्त कर दो। चौथी विशेषता है नई कविता में व्यक्त अनुभूत शहरी और ग्रामीण दोनों परिवेशों से संबंध है। दोनों परिवेशों में कवि की दृष्टि संक्रमण करती है। अनुभव की प्राप्ति जहाँ से भी होती है, कवि उसे सहज ही स्वीकार करता है। पांचवी विशेषता है बदलते हुए जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति। नई कविता में बदलते हुए जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति सर्वत्र देखी जा सकती है। कवि मनुष्य को बंधनों से मुक्त देखना चाहता है। मानव मुक्ति की छटपटाहट नए कवि में कितने स्पष्ट है, देखते हैं। पूज्य मिट्टी है मगर पत्थर नहीं, कर्मयोगी आदमी बंजर नहीं, मत इंसान को शिशु भयों से घेरो, उसे पूरी तरह तुमसे निकलने दो। छठी विशेषता है मानव की मुक्ति। मानव के सर्वांगी विकास के लिए मुक्ति का अधिकार अनिवार्य है, अन्यथा उसका विकास कुंठित हो जाएगा। इस प्रकार मानव की मुक्ति आज के विश्व का सबसे बड़ा मूल्य है, जिसकी अभिव्यक्ति नई कविता में प्रबल रूप से हुई है। मानव का मानव से सत्य पाने की अकुलाहट संशय की एक रात के राम में व्यक्त हुई है। मैं सत्य चाहता हूँ, युद्ध से नहीं, खड़ग से भी नहीं, मानव का मानव से सत्य चाहता हूँ। सातवीं विशेषता है प्रकृति प्रेम। प्रकृति संबंधी कविताएं प्रायः सभी नए कवियों ने लिखी हैं, लेकिन प्रकृति के संबंध में इन कवियों का दृष्टिकोण छायावाद से भिन्न है। छायावादी कवि प्रकृति की ओर उन्मुक्त हुआ था एक नए भावबोध के साथ। यह भावबोध था स्वतंत्रता। जिस समाज में छायावादी कवि रहता था वहाँ बंधन ही बंधन थे, लेकिन स्वयं उसके हृदय में स्वतंत्रता का बीजारोपण हो चुका था। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की प्रतीति उसे समाज में तो नहीं, प्रकृति में होती थी। इसलिए प्रकृति की उन्मुक्तता में उसे अपने हृदय की उन्मुक्तता के दर्शन होते थे। लेकिन नए कवि के सन्मुख दासता और बंधन की ऐसी जकड़न नहीं थी। देश स्वतंत्र हो चुका था, पुराने मूल्य टूट रहे थे, देश का तेजी से औद्योगिकीकरण हो रहा था। लेकिन इस औद्योगिकीकरण ने प्रकृति के उन्मुख सौंदर्य को मानव जीवन से दूर कर दिया था। प्रकृति
और मानव के बीच की दूरी को नए कवियों ने भिन्न भिन्न रूपों में ग्रहण किया। गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, हरिनारायण व्यास आदि कवियों ने भी प्रकृति चित्रण के लिए सामान्य जीवन की अनुभव जगत से बिंब ग्रहण किए हैं। रघुवीर सहाय ने अपनी प्रकृति कविताओं में केवल प्रकृति के बिंब ही प्रस्तुत नहीं किए हैं, बल्कि वह अपने मन पर प्रकृति के किसी रूप विशेष के प्रभाव को भी व्यक्त करते हैं। पानी में संस्मरण कविता में उन्होंने विभिन्न कालखंडों में पानी के भिन्न भिन्न स्मृति बिंबों को प्रस्तुत किया है। कौंध दूर घोर वन में मूसलाधार वृष्टि, दोपहर घना ताल ऊपर झुकी आम की डाल, बयार खिड़की पर खड़े आ गई फुहार, रात उजली रेती के पार, सहसा दिखी शांत नदी गहरी, मन में पानी के अकेले संस्मरण है। केदारनाथ से के यहाँ भी प्रकृति का कोई एक दृश्य चित्र नहीं कौंधता, बल्कि कई दृश्य चित्र एक के बाद एक मानस पटल पर उतरते चले जाते हैं, जिन्हें कवि काव्यबद्ध करता है। केदारनाथ सिंह की प्रकृति संबंधी कविताओं में कृषक चेतना के दर्शन होते हैं। अब हम नई कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषताओं को जानते हैं। नई कविता की पहली शिल्पगत विशेषता है काव्य भाषा। जगदीश गुप्त ने खड़ी बोली की विकास परंपरा पर विचार करते हुए नई कविता के भाषागत वैशिष्ट्य पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार खड़ी बोली का विकास अन्य भाषाओं के अनुकरण द्वारा हुआ। छायावाद युग में भाषा में सृजनशीलता का प्रथम बार सक्रिय विकास हुआ। उत्तर छायावादी गीतकार खड़ी बोली को बोलचाल के निकट लाए। प्रगतिवाद ने उसे गेयता के रोमांटिक वातावरण से निकालकर सहसा सड़कों और पगडंडियों पर चलने को मजबूर किया। प्रयोगवाद ने शब्द प्रयोग की विविध चेष्टाओं द्वारा उसकी अर्थवत्ता को संवर्धित किया तथा नई कविता ने उत्तराधिकार में प्राप्त समस्त प्रभावी के प्रति सजगता व्यक्त करते हुए शब्दार्थ की आंतरिक अन्विति पर आधारित एक ऐसा सौंदर्यबोध विकसित किया जिसमें खड़ी बोली का लड़ापन बाधक न होकर साधक तत्व बन गया। जगदीश गुप्त का मानना है कि नई कविता में गद्य और पद्य की भाषा इतनी अधिक निकट आ गई है कि दोनों की विभाजक रेखा कहीं कहीं सर्वथा विलुप्त होती हुई दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में नई कविता बोलचाल की भाषा के निकट है। नई कविता के प्राय सभी कवियों ने इसे स्वीकार किया है। नई कविता की भाषा को बोलचाल की भाषा के नज़दीक मानते हुए उसे सृजनात्मक स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया के संबंध में उनमें मतभेद है। अज्ञे अपनी पूर्ववर्ती भाषा प्रयोगों से संतुष्ट नहीं थे और उनमें सृजनशीलता की संभावना नहीं आई। इसलिए वे कहते हैं ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। मित्रों, इससे स्पष्ट है कि अज्ञे नई काव्य भाषा तलाश करना चाहते हैं। अज्ञे तद्भव शब्दावली का अधिक प्रयोग करते हैं। उनकी कई श्रेष्ठ रचनाओं में इसे देखा जा सकता है। बांस, सौंधी, मिट्टी, आषाढ़, बासन, हिया जैसे प्रयोग काफ़ी मिलते हैं। अज्ञे ने काव्य भाषा में मौन के महत्व को भी स्वीकार किया है। एक मौन ही है जो अब भी नई कविता, नई कहानी कह सकता है। मौन से तात्पर्य है जो कविता में नहीं कहा गया
परंतु जो सांकेतिक रूप में अभिव्यक्त हुआ है। नए कवियों की बोलचाल की भाषा एक सी नहीं है। बोलचाल की भाषा का जो रूप भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में है, वह रघुवीर सहाय के यहाँ नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र का आदर्श है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख। सरल और सहज भाषा लिखना आसान नहीं है। नए कविता की काव्य भाषा मूलतः उनकी काव्य प्रवृत्ति से निर्धारित हुई है। काव्य प्रवृत्ति में बदलाव के साथ भाषा में भी बदलाव आया है। गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है। नई कविता में बिंब निर्माण की प्रवृत्ति के साथ साथ विचार वक्तव्यों की प्रवृत्ति भी रही है। इन दोनों में भाषा का रूप अलग मिलता है। बिंब निर्माण में भाषा अधिक सृजनात्मक रूप मिलता है। विचार वक्तव्यों की दृष्टि से धर्मवीर भारती के अंधायुग की भाषा अधिक सृजनात्मक है। शमशेर, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह की काव्य भाषा के रूप अलग अलग है, परंतु उन्होंने भाषा का सृजनात्मक इस्तेमाल किया है। रघुवीर सहाय की भाषा में निजता के साथ साथ सरलता और सहजता है। केदारनाथ सिंह की काव्य चेतना मूलतः गीतकार की है, साथ ही बिंबात्मकता की ओर अधिक झुकाव होने के कारण उनकी भाषा पारदर्शी दर्पण की तरह चमकीली उजली है। दूसरी विशेषता है छंद और लय। मित्रों, नई कविता ने मुक्त छंद पर अधिक बल दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि नई कविता में गद्यात्मकता की ही प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है कि कविता में तुक या छंद हो या ना हो, लेकिन लय अवश्य होनी चाहिए। अगर लय नहीं है तो कविता के गद्य होने की पूरी संभावना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के अनुसार कविता की लय छंद की लय या शब्द की लय से अनुशासित हो, यह आवश्यक नहीं है। नए कवियों ने शब्द की लय की बजाय अर्थ की लय को महत्वपूर्ण माना है। जगदीश गुप्त के अनुसार जिस प्रकार ध्वनि अथवा शब्द खड़ों का फिर कर आना क्रमिक रूप से लय के विभिन्न प्रकारों को जन्म देता है, उसी प्रकार अर्थ खड़ों का क्रमिक ग्रथित आवर्तन प्रत्यावर्तन अर्थ के लय के विविध रूपों की सृष्टि करता है। तीसरी विशेषता है प्रतीक और बिंब। नई कविता में प्रतीक का महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर केदारनाथ सिंह के अनुसार प्रतीक स्वयं गौण होता है, मुख्यतः उस दिशा की होती है जिधर वह संकेत करता है। प्रतीक का एक पक्ष बराबर परंपराजीवी और समाज स्वीकृत सापेक्ष होता है। कोई भी नया प्रतीक अपने इच्छित की प्राप्ति के लिए एक ऐतिहासिक प्रवाह की अपेक्षा रखता है। वह निरंतर प्रयुक्त होते होते ही नियम, अर्थ और निश्चित आकार ग्रहण करता है। नए कवियों ने पौराणिक प्रतीकों का प्रयोग भी काफ़ी किया है। मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि की कविताओं में वेदों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण तथा अन्य पौराणिक ग्रंथों से प्रसंगों एवं पात्रों का प्रतीक रूप में लिया गया है। संशय की एक रात काव्य में नरेश मेहता ने राम कथा का उपयोग युद्ध और शांति के संदर्भ में किया है, लेकिन इन प्रसंग की प्रस्तुति आधुनिक ही है। इसी तरह धर्मवीर भारती के अंधायुग के कृष्ण, युयुषु, अश्वत्थामा आधुनिक मानव और मूल्यों के ही प्रतीक हैं। कुंवर नारायण के
आत्मजयी का नचिकेता आधुनिक आदर्शवादी मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। लेकिन इन सारे प्रतीकों को जिन कथानकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है वे पौराणिक होते हुए भी कवि का दृष्टिकोण, उसका परिप्रेक्ष्य तथा उसकी व्याख्या पौराणिक नहीं है। नव कवियों ने प्रकृति और जीवन के विविध रूपों से भी प्रतीक ग्रहण किए हैं। प्रतीकों का प्रयोग नए कवियों में उनकी प्रवृत्तियों के अनुकूल हुआ है। उदाहरण के लिए लघुमानव या मध्य वर्ग के व्यक्ति के महत्व को स्थापित करने के लिए, उसकी लघुता की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए वैसे ही प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा है, हम सब बौने हैं, मन से, मस्तिष्क से भी, भावना से, चेतना से भी, बुद्धि से, विवेक से भी, क्योंकि हम जन हैं, साधारण हैं, हम नहीं हैं विशिष्ट। लक्ष्मीकांत वर्मा के यहाँ व्यक्ति भेड़ के रूप में है तो श्रीकांत वर्मा के यहाँ कॉकरोच के रूप में है। नए कवि बिंब को कितना महत्वपूर्ण मानते थे यह डॉक्टर केदारनाथ सिंह के वक्तव्य से स्पष्ट है, जिन्होंने कहा था कि कविता में सबसे अधिक ध्यान देता हूँ बिंब विधान पर। केदारनाथ सिंह ने बिंब की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा कि बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। नई कविता में बिंब विधान की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में प्रवृत्ति का सुंदर प्रयोग मिलता है। उनके यहाँ प्रकृति बिंब इंद्रिय विलास के लिए नहीं बल्कि प्रायः किसी मानवीय अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। जैसे अपनी छोटी बच्ची के लिए एक नाम शीर्षक कविता में धूप के बिंब के माध्यम से बच्चे के प्रति पिता की ममत्व भावना को अभिव्यक्ति मिली है। ओश भरे कांपते गुलाब की टहनी पर तितली के पंखों से सटी हुई धूप एक नाम है हल्का सा मेरे बेस्वाद खुले होठों पर तेरे लिए। काव्यबिंबों में मानव जीवन की यथार्थ की अभिव्यक्ति केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर, श्रीकांत वर्मा आदि कवियों के काव्यों में है। लेकिन सभी कवियों में यथार्थ का स्वरूप और स्थितियां एक सी नहीं हैं। यथार्थ का फलक इन कवियों के यहाँ व्यापक है। मध्यम वर्ग के जीवन यथार्थ की प्रधानता भी है। कई कवियों ने काव्यबिंब को ऐन्द्रिक बोध की सीमाबद्धता से मुक्त कर उसे व्यापक अर्थवत्ता भी प्रदान किए हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि नई कविता को उत्कृष्ट रूप देने में उनके नवीन और संश्लिष्ट काव्यबिंबों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब मित्रों, हम नई कविता के प्रमुख कवियों के बारे में जानते हैं। पहले कवि हैं धर्मवीर भारती। नई कविता के प्रमुख कवियों में से एक है। धर्मयुग के यशस्वी संपादक के रूप में प्रसिद्ध धर्मवीर भारती नई कविता के समर्थ कवि होने के साथ साथ सफल कथाकार और समीक्षक भी हैं। इनकी प्रारंभिक कविताओं में रोमानी भावों की सुंदर अभिव्यक्ति है। प्रणय और प्रकृति की आदिम गंध की गीतात्मक अभिव्यक्ति इनकी अनेक रचनाओं की ध्यानाकर्षण विशेषता है। लोक जीवन की मस्ती और उल्लास के साथ साथ जीवन की शुष्कता के चित्र भी इनकी कविता में अंकित हैं। घास के रास्ते उस बसवट के एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है, मुझे पुकारे ताना मारे भर आए आंखड़िया। उन्मन यह फागुन की शाम है।
ठंडा लोहा, सात गीतवर्ष, कनुप्रिया, अंधा युग आदि भारती की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अंधा युग कवि की प्रसिद्धि का मुख्य आधार है। महाभारत की कथा पर आधारित इस काव्य नाटक में कवि ने युद्ध को विवेकहीनता और मूल्यों के पतन का पर्याय बतलाया। दूसरे कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण के काव्य को विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने बृहत्तर जिज्ञासा का काव्य कहा है। कुंवर नारायण ने अपने काव्य में ऐसे सवालों को उठाया है जिनका संबंध मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व से है। उनका खंड काव्य आत्मजयी इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें नचिकेता की कथा के माध्यम से जीवन मृत्यु के शाश्वत प्रश्नों पर विचार किया गया है। कुंवर नारायण की प्रवृत्ति चिंतन की ओर अधिक है, इसलिए उनकी काव्य भाषा में भी हम यह बात देख सकते हैं। आत्मजयी के अतिरिक्त इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम। कुंवर नारायण की कविताएं तीसरे सप्तक में भी संग्रहित हैं। तीसरे कवि हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय नई कविता के उन कवियों में से है जिनका प्रभाव समकालीन कविता पर सबसे अधिक पड़ा है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के अनुसार रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह मामूली, अभावग्रस्त और उपेक्षित जिंदगी का संसार है। उनकी कविताओं में बदलाव की बड़ी बड़ी बातें तो नहीं हैं, परंतु वे हमारे समकालीन यथार्थ को तल्खी और संवेदना के साथ पेश करते हैं। रघुवीर सहाय की कविताएं संकीर्ण अर्थों में राजनीतिक नहीं हैं। किसी मत विशेष के प्रति आग्रही न होने के बावजूद इनकी कविताएं प्रबल रूप से जनपक्षीय हैं। भाषा को भी उन्होंने नया तेवर दिया है। व्यंग, सपाट बयानी और बिंबात्मकता तीनों का उन्होंने सृजनात्मक प्रयोग किया है। उनके प्रमुख संग्रह है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। रघुवीर सहाय की कविताएं दूसरा सप्तक में भी संग्रहित है। चौथे कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता यात्रा में कई मोड़ आए हैं। आरंभ में उन पर नई कविता की व्यक्तिवादी धारा का प्रभाव था। बाद में वे प्रगतिशील काव्यधारा की ओर मुड़े। सर्वेश्वर की कविताओं में एक प्रकार की निजता और आत्मीयता हमेशा रही है। वे सामाजिक जागरूकता के कवि हैं और सामाजिक यथार्थ के विभिन्न पक्षों को अपनी कविताओं का विषय बनाते हैं, परंतु संवेदना और विचार दोनों दृष्टियों से उनकी कविताओं में वह गहराई नहीं आ पाई है जो हम रघुवीर सहाय की कविताओं में पाते हैं। सर्वेश्वर की कविताएं अधिक सरल और संप्रेषणीय हैं, परंतु यह सरलता कई बार सपाटता में भी बदल जाती है। सर्वेश्वर तीसरा सप्तक के कवि हैं। उनकी विभिन्न रचनाओं का पहला संग्रह काठ की घटिया है, जिसमें भी कविताएं संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त गर्म हवाएं, जंगल का दर्द आदि प्रमुख संग्रह हैं। पांचवें कवि हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह भी तीसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक के अतिरिक्त उनकी कविताएं अभी संग्रह में संकलित हैं, जो 1960 में प्रकाशित हुआ था। इसके 20 साल बाद जमीन पक रही है नामक नया काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। परमानंद श्रीवास्तव के अनुसार केदारनाथ सिंह का काव्य संसार आज के भारतीय समाज के प्रति गहरी संवेदना, उन्मुक्त या लगाव प्रमाणित करने वाला संसार है। केदारनाथ सिंह भी उन कवियों में हैं जिस पर नई कविता की नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव लगभग न के बराबर रहा है।
यही कारण है कि केदारनाथ सिंह आज भी उतने ही सक्रिय, सृजनशील और सार्थक नजर आते हैं। केदारनाथ सिंह की काव्य यात्रा धीरे धीरे नई कविता की व्यक्तिवादी धारा से मुक्ति होती हुई जनपक्षीय प्रगतिशील धारा की ओर बढ़ती रही है। केदारनाथ सिंह बिंबों को काव्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते रहे हैं। काव्य भाषा की दृष्टि से भी उनकी कविता में ताजगी, सरलता, पारदर्शिता और सृजनात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके नवीनतम काव्य संग्रह यहाँ से देखो और अकाल में सारस। छठे कवि है श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा का पहला काव्य संग्रह भट्ट का मेघ है, जिसमें कवि का धरती और मनुष्य के प्रति लगाव व्यक्त हुआ है। लेकिन बाद के संग्रहों में इनमें व्यक्तिवादी प्रवृत्ति प्रबल होती गई है। मध्य वर्ग व्यक्ति की आत्मबद्धता, निराशा, विफलता, पराजय और अपराध बोध के भावों को श्रीकांत वर्मा ने अपनी कविताओं में अत्यंत तीखेपन से व्यक्त किया है। श्रीकांत वर्मा के काव्य में वक्तव्य और सपाट बयानी की प्रमुखता है, जो नए कविता के बाद के काव्य की प्रमुख विशेषता है। भट्ट का मेघ के अतिरिक्त प्रमुख काव्य संग्रह है दिनारंभ, माया दर्पण, जलसागर, मगध, गरुड़, किसने देखा है। मित्रों, आज हमने नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, नई कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं, नई कविता के प्रमुख कवियों के बारे में जाना। आगे के लेक्चर में हम नई इकाई के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः